और वहाँ पर जाकर बैठ जाता था। और अजित पवार की खास बात थी कि वो कभी किसी को घंटों नहीं बिठाते थे, वो लोगों को समय देते थे। उनका ये कहना था कि देखो आप घंटों मत आइए, आप मेरा समय लीजिए, मेरे पीए से बात कीजिए या फिर जो बाकी कर्मचारी हैं, उनसे बात कीजिए और समय लेकर आप आइए। इसलिए वो सुबह 6 बजे से अपना जनता दरबार शुरू करते थे। अजित पवार जो है कभी फाइल की पेंडेंसी नहीं रखते थे। एक बार एक सिंचाई विभाग की फाइल थी, एक अधिकारी ने उस फाइल को लेकर अजित दादा को टाल मटोल के जवाब देनी शुरू कर दी और कहा कि कल इस बारे में देखता हो। तो अजित पवार ने कहा कि पानी आप एक दिन के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते हो ना, जरूरी ना, तो पानी की फाइल क्यों आपने रुका के रखी है। अधिकारी शर्म के मारे जो है लाल हो गए और उन्होंने शाम के वक्त पूरी फाइल क्लियर कर दी। तो ऐसे अनगिनत किस्से कहानियां अजित दादा के है, जो लोगों के सामने, वो लोगों के सामने बोलते थे। हमने जो उनके किस्से सुने हैं, जो उनकी बातें सुनी है, वो दूसरा उनके जगह कोई नेता रहता है तो थोड़ी खबरदारी लेता है कि मीडिया है, कैमरे ऑन है, 4 लोग सुन रहे हैं, मैं किसी बंद कमरे में लोगों को बताऊं, डांटूं। लेकिन अजित पवार ऐसे नहीं थे। जो उनके दिमाग में, दिल में रहता था, वो मुंह पर बोलते थे, चाहे सभा की बात करे, चाहे किसी की बात करे। तो अजित पवार का ये नेचर था बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा प्राची कि अजित पवार क्या थे महाराष्ट्र के लिए, अजित पवार के लिए इतने लोग क्यों आए महाराष्ट्र से। तो अजित पवार क्या उनके लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम थे, एक काम करने वाला एक विधायक था, एक मंत्री था? नहीं, अजित पवार उनके लिए एक अभिभावक की तरह थे। अजित पवार किसी के लिए दादा थे, किसी के लिए बड़े भाई थे, किसी के लिए एक पिता की तरह थे, किसी के बेटी की नौकरी उन्हें लगाई। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले कि अजित दादा ने उस गांव के आधे से ज़्यादा लोगों की जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की है, मदद की है। ऐसे कुछ लोग मिले, चाहे मराठवाड़ा की बात करें, जहाँ जहाँ पर जो सूखे वाला इलाका माना जाता है, बीड़ के एक गांव के कुछ लोग मुझे मिले। वो लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में अजित दादा ने ऐसे डैम का काम पूरा किया कि अब हमारे गांव में जो है कोई समस्या नहीं होती, किसानों का उन्होंने जीवन सुकर कर दिया। मुझे और भी सुरूर या बुल्ढाना टाइप के, बुल्ढाना जिले के लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके गांव के 20 लोगों की पानी की समस्या अजित दादा ने, जो 25 साल से काम पेंडिंग था, वो चुटकी भर से पूरा कर दिया। तो ऐसा करने वाला नेता कौन होता है? नेता तो आते हैं, लोग उनके चक्कर लगाते हैं मंत्रालय के, आ जाओ, कल आओ, महीना आओ, साल लग जाते हैं, लेकिन कोई उनको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अजित पवार को ये बातें पसंद नहीं आती। सचिन, यही बात है ना जो आज अजित पवार के अंतिम विदाई में पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, हुजूम उमड़ पड़ा है। और किसी के बुलाने से इतनी भीड़ नहीं आती है। इतनी भीड़ तभी इकट्ठा होती है जब पर्सनल कनेक्ट होता है, जब अपने नेता से प्यार होता है, जब अपने नेता से लगाव होता है। उसकी एक एक बात को जब जनता याद रखने लगती है तो फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है जो आज हम देख रहे हैं। इस विद्या प्रतिष्ठान मैदान से खचाखच भरा हुआ ये पूरा मैदान नजर आ रहा है। और समीर जी, आज से लेकर कल, जब से ये खबर आई है, तब से जितने भी समर्थक, जितने भी कार्यकर्ताओं की बातें हम सुन रहे हैं या बारामती के लोगों की हम बातें सुन रहे हैं, सबके पास अपना एक किस्सा है, सबके पास अपना एक अनुभव है। कोई बता रहा है कि कार्यकर्ताओं के नाम लेकर वो पुकारा करते थे, कोई बता रहा है कि घंटों इंतजार नहीं करवाते थे, कोई बता रहा है कि दुख की घड़ी में बेटे की नौकरी लगवाई। सबके पास अपना एक अनुभव है। आपने भी लंबे वक्त तक महाराष्ट्र की सियासत को कवर किया है। आपका कोई अनुभव अजित पवार के बारे में, कोई एक ऐसा किस्सा जो आज इस वक्त पर आप याद कर रहे हैं? अजित पवार से मेरे 3-4 बार मुलाकात हुई है। और अभी मेरी आखिरी बार उनसे मुलाकात जब हुई थी, जब सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद बनी थी, तब मैं अजित पवार से मिला था। और मैंने उनसे मजाक में कहा, मैंने कहा तो आपका दुख कम हो गया होगा, लोकसभा चुनाव सुनीता जी हार गई थी, राज्यसभा जा रही है। तो बोले नहीं, अभी तो आधा दुख कम हुआ है, अभी बेटा जो चुनाव हारा था 2019 में, उसको भी राजनीतिक रूप से इस्टेब्लिश करना है, तब मेरा पूरा दुख खत्म होगा कि बेटा भी इस्टेब्लिश हो गया है। और वो इस बात से भी थोड़ा मतलब दुखी रहते थे कि भाई इतना करने के बाद भी शरद पवार जी अंतिम समय परिवार के मतलब साथ है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक रास्ते अलग हो गए। और वो इस कोशिश में थे कि भाई परिवार का मिलन जिस तरीके से तमाम अवसरों पर होता है, वैसे परिवार एक साथ आए और राजनीतिक रूप से भी एक साथ लौटे। और मुझे लगता है कि इससे शुरुआत हो गई थी नगर निगम चुनाव में, जिस तरीके से मिलकर चुनाव लड़ा था। और इस बात की संभावना थी कि आने वाले दिनों में ये परिवार एक होगा। और अजित पवार का साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सभी के लिए उपलब्ध रहते थे। वो कभी बारामती में या पश्चिम महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के किसी नेता कार्यकर्ता से या किसी काम लेकर आने वाले व्यक्ति से यह नहीं पूछते थे कि वो किस पार्टी का कार्यकर्ता है। जहाँ तक संभव होता था वो लोगों का काम करते थे। और बारामती में उन्होंने एक विवाह का एक बड़ा उन्होंने एक बनाया है, क्योंकि गरीब बेटियों की अगर शादी की समस्या आती तो जगह नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनवाया जहाँ गरीब बेटियाँ शादी कर सके। और कोई भी अगर आता था कि बेटी की शादी ये समस्या है, तो वो तुरंत उसके लिए व्यवस्था कराते थे कि भाई ठीक है, कितने लोग आने वाले, इनके खाने पीने की व्यवस्था
अजित पवार अपनी तरफ से मतलब बोल के करवा देते थे। तो सबको लगता था कि भाई कोई समस्या अगर है तो हमारे दादा है वो समस्या का समाधान निपटा देंगे। बच्चे की स्कूल में एडमिशन हो, नौकरी की व्यवस्था हो, घर में सास बहू का झगड़ा हो, घर में दो भाइयों का जमीन को लेकर अगर विवाद चल रहा हो, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, तो वो विवाद भी अजित पवार के पास जाता था। और अजित पवार अपने जब बैठते थे तो उनको डांट डपट के किसी को प्यार से समझा के हिस्सेदारी आपस में करवा देते थे। और मामला कई मामले ऐसे जो अजित पवार ने निपटा दिए, और जो कोर्ट में मामले चल रहे थे वो अजित पवार ने घर में बैठ कर निपटाया। लोगों ने फिर कोर्ट से अपने केस, परिवार के विवाद जो थे वापस लिए। तो ऐसा कहते थे कि भाई छोटी अदालत वो अपने घर में लगाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी बारामती में करते थे। और बारामती के लोगों को लगता था कि भाई जब अजित दादा आएंगे, हम उनके पास जाएंगे अपनी समस्या लेके, तो ऑन द स्पॉट हमारे साथ न्याय होगा। किसी का ट्रीटमेंट करवाना है बॉम्बे में, किसी को पूना में ट्रीटमेंट करवाना है, किसी के ऑपरेशन के लिए कुछ व्यवस्था करना है, डॉक्टर को फोन करना है, वो तत्काल लगातार कोशिश मतलब सर, जहाँ से आपने अपनी थे। बात शुरू की कि आधा दुख कम हुआ है और पूरा दुख तब कम होगा जब अपने बेटे को बहुत अच्छे से वो स्टैब्लिश कर देंगे। पार्थ तो अभी उनसे राजनीति सीख ही रहे थे। पार्थ राजनीति के तौर तरीके, लोगों से कनेक्ट कैसे बनाना है, कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, अभी तो वो ये सब सीख ही रहे थे। अचानक से पिता का साया उनके सिर से चला गया है। ये उनके लिए कितना बड़ा पर्सनल लॉस है, ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस वक्त तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक बेटे के तौर पर जितनी भूमिकाएं हैं उसका एक बेटा निर्वहन करता है पिता के चले जाने के बाद। लेकिन बेटा जब अकेले में होता है, ये दर्द वही समझ सकता होगा कि क्या कुछ अभी मुझे पिता से सीखना था और पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल। और अजित पवार जिस तरीके से पार्टी को देखते थे उसी तरह से अंत्यविधि उसी तरह से अपने परिवार को भी अजित पवार देखते थे। और बच्चों को उनको लगता था बच्चे भी छोटे हैं। मतलब पार्थ पवार 2019 में चुनाव जब हार गए और 2024 में पार्थ चाहते थे कि चुनाव लड़े, तो अजित पवार ने कहा अभी तुम छोटे हो, अभी देखो। तो परिवार को भी वो दोनों बेटों को छोटे बच्चों के समान ट्रीट करते थे कि भाई अभी तो मतलब उनको लगता था अभी मैं हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ। तो अजित पवार को भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा परिवार को, क्योंकि बिल्कुल इतनी जल्दी अजित पवार चले जाएंगे और परिवार को ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी। सुनीता पवार को राज्यसभा भेजा है, लेकिन वो अभी कोई पार्टी में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। बेटे दोनों भी राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, कोई संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, इन तस्वीरों को कैसे बयां किया जाए? एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने साथी को आज खो दिया है, महाराष्ट्र ने डिप्टी सीएम को खो दिया है, तो दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिनके आंसू पूछने वाला आज कोई नहीं है, जिन